हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना वांगलिन अभी फ़िलहाल सिटी के अंदर ही वंडर कर रहा होता है और वो देखता है कि आसपास के जो मोटल्स हैं उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और साथ ही यहाँ पर वो ये भी देख रहा था कि मोटल्स यहाँ काम कर रहे हैं और ना ही उनको डेथ आ रही है। ये तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। वांगलिन यहाँ पर काफ़ी वक्त से वंडर कर रहा है, इसलिए उसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है आसपास की जगह के बारे में। और वो कहता है कि पिछले 1 साल से मैं स्नो कंट्री के अंदर ट्रेवल कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारी सिटीज़ के अंदर देखा है, यहाँ पर कोई भी रॉयल फैमिली मौजूद ही नहीं है। असल में यहाँ पर सिटी के अंदर जो होता है वो एक पावरफुल मॉन्क होता है जो कि बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है और सभी चीज़ें उसी के अंडर होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मोर्टल्स हैं वो स्लेव्स हैं और वो स्लेव का काम कर रहे हैं और साथ ही इन सभी की बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरी ज़िंदगी जूझ रही है। अगर यहाँ पर ये कोई भी गलती करते हैं तो इन्हें बहुत ही बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ते हैं। यहाँ पर मोर्टल्स का रहना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। साथ ही अगर ये कोई भी गलती करते हैं तो मॉन्क्स इनको सज़ा देते हैं। इसके अलावा ये आइस स्कल्पचर भी बनाते हैं और इनके लिविंग एक्सपेंसेस इसी से कवर हो रहे हैं। ये सारे के सारे मोर्टल्स के पास में कोई भी वर्टेलिटी नहीं है और इनके लिए डेथ का मीनिंग काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलरली सीरियस है, क्योंकि इनकी लाइफ एक बहुत ही बड़े असमंजस के अंदर फंस चुकी है। वांगलिन यहाँ पर यह भी नोटिस करता है कि यहाँ पर ये जो लाइफ एंड डेथ का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। साथ ही वांगलिन कह रहा था कि वैसे मरने के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा सही जगह है। साथ ही वांगलिन यहाँ पर देख रहा होता है उन आइस स्टेचूज़ को जो कि यहाँ पर इस जगह की नेशन के लोगों द्वारा बनाए गए। इंडीड ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और साथ ही इनके अंदर मैजिकल पावर भी मौजूद है। वैसे यहाँ पर जो मोर्टल्स हैं उनका मेनली काम यही है कि यहाँ पर रह के इन आइस स्टेचूज़ को बनाएंगे। उसके अंदर कोई मैजिकल पावर नहीं होगी, लेकिन जब वो स्टेचूज़ जो होंगे वो किसी मॉन्क के पास चले जाएंगे तब वो इसके ऊपर फॉर्मेशन को कर्व करेगा और फिर उसके बाद उसके अंदर एक्टिवेट होंगे सीक्रेट मेथड, जिससे कि इन स्टेचूज़ के अंदर पावर आएगी। मोर लाइकली ये जो स्टेचूज़ होंगे वो फिर एक पपेट की तरह हो जाएंगे और वो मॉन्क इनको कंट्रोल करके इनसे काम भी करवा सकता है। वांगलिन कहता है कि मैं यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ ब्लड डोमेन को मॉन्क के, और यहाँ पर ये जो स्किल है काफ़ी लॉन्ग वक्त से मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इसके बारे में कुछ भी क्लू नहीं मिला है। वांगलिन ये भी कह रहा था कि वैसे ये जो आइस स्टेचूज़ हैं इनके फाउंडेशन भी स्नो कंट्री के अंदर ही है, तो इस हिसाब से स्नो कंट्री के अंदर ही इन्हें ढंग से बनाया जा सकता है। वांगलिन के दिमाग में इसके अलावा भी एक और आइडिया चल रहा था और कह रहा होता है कि वैसे मैं इस मेथड को तो नहीं समझता, लेकिन वुड क्रविंग का मेथड मुझे बहुत ही अच्छे से आता है। तो अगर मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता चल जाए तो इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं दोनों ही चीज़ों को कंबाइन करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये जो स्नो कंट्री थी इसके अंदर काफ़ी सारे टावर्स वगैरह होते हैं और इन्हीं टावर के अंदर मॉन्क भी रहते हैं। तभी हमें एक मॉन्क दिखाया जाता है जो कि ये कह रहा था कि वैसे जियांगनान के अंदर अभी भी कुछ मॉन्क्स को धीरे धीरे देखा जा रहा है जो कि एक्टिवेट हो रहे हैं। वैसे तो 4 सेक्ट अलाइंस के ख़त्म होने के बाद यहाँ कोई नहीं बचा। वैसे वहाँ पर सिर्फ एक बंदा नहीं होता बल्कि एक और ओल्ड मैन भी होता है। फिलहाल तो वो ये कह रहा था कि हमें इन स्ट्रे डॉग से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त हमें परेशानी के अंदर डाल सकते हैं। और रही बात इनर सर्कल की, तो इसको भी जल्द से जल्द वाइप आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। और साथ ही ये भी कह रहा होता है कि वैसे छोड़ो इन सारी बातों को, हमें इससे क्या ही लेना देना। लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी भी थी जो कि कुछ बीमार सी नज़र आ रही थी और कह रही होती है कि सुजाकू कंट्री से अभी भी कोई भी न्यूज़ नहीं मिली है, क्या आपको इसके बारे में पता है। लेकिन तभी वो दोनों ऐसे ही मना कर देते हैं कि अभी फ़िलहाल सुजाकू से कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है। तभी यहाँ पर वो यंग लड़का जो कि वहीं बैठा हुआ था वो उठकर खड़ा हो जाता है, किसी चीज़ की जल्दबाजी में लग रहा था और कह रहा होता है कि इतना सारा वक्त निकल गया है लेकिन अभी तक वहाँ से कोई न्यूज़ ही नहीं आई। आखिर ये चीज़ कितनी ज़्यादा हैरान करने वाली है। और वैसे भी मैं यहाँ पर हेवन डिफाइंग मैजिक के ऊपर कब तक ऐसे ही
रिलाय करूं, क्योंकि यहाँ पर ये फोर्सफुली इम्प्रूव कर रहा है कल्टीवेशन को, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तभी यहाँ पर वो ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि सब कुछ इतना ज़्यादा इजी भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ऑल्दो यहाँ पर हमारे पास में नेशनल प्रोस्पेरिटी है, लेकिन यहाँ पर ये जो 5th लेवल की कल्टीवेशन कंट्रीज़ का बनना है वो यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इसे अडेप्ट करना ही होगा, जैसे बाकी सारे मॉन्क जो हैं इसको अडेप्ट कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं। तभी वो यंग मैन कहता है कि आप कुछ ज़्यादा इसके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही यहाँ पर वो ये भी कहता है कि वैसे रही बात अडेप्शन पीरियड की, तो जब वक्त आएगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लाइफ स्पैन 100 ईयर्स से ज़्यादा का नहीं रहेगा। जिसके साथ ही वो काफ़ी परेशान हो रहा था और कह रहा होता है कि कल्टीवेशन जो है वो अभी इनिशियल स्टेज पर ही है और अभी तक कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, ना ही मेरा ब्रेक थ्रू हो पा रहा, आप इसके बारे में ज़रूर से ही सोचें। तभी वो ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि देखो, तुम्हारी कल्टीवेशन के बारे में छोड़ दो, अभी फ़िलहाल तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ऑल्दो हमारे पास में 100 ईयर हैं, हमें यहाँ पर ब्लड क्लेन को रिवाइव करने के बारे में सोचना होगा। जिसके साथ ही अब हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है। मॉर्टल्स एज़ यूजुअल अपना काम कर रहे थे और वो उन्हीं कर्व करे हुए स्टेचूज़ को कहीं पे लेके जा रहे होते हैं। तभी वांगलिन कह रहा होता है कि यहाँ पर ब्रांच है सिटी लॉर्ड की और यहाँ पर ये सारे के सारे मॉर्टल्स वहीं जा रहे हैं। हमें काफ़ी सारे स्टेचूज़ दिखाए जाते हैं और यहाँ पर वांगलिन कह रहा था कि सिटी लॉर्ड की जो कल्टीवेशन है वो इतनी ज़्यादा वीक नहीं होगी, क्योंकि 11th फ्लोर तक यहाँ पर मौजूद है। वांगलिन इसके बारे में कुछ सोच रहा था और उसके दिमाग में कुछ तो आइडिया चलता है। जिसके साथ ही फिर हमें दिखाया जाता है कि जो फ्लोर था इसके अंदर एक मॉन्क बैठा हुआ था। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि कोई तो है जो कि यहाँ पर आ रहा है, बल्कि वांगलिन ही होता है जो कि अपना रूप बदल के वहाँ पर आ गया था। तभी वो पर्सन थोड़ा डर जाता है, वांगलिन को देखता है जो कि अपनी कॉन्शियसनेस पावर का इस्तेमाल करता है और इस बंदे को ट्रैप कर लेता है। हालांकि वो मॉन्क कह रहा था कि मैं सिटी लॉर्ड हूँ तो मेरा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तभी वांगलिन उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके साथ अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। डोज डिसाइबल उसके टावर के बाहर बैठे थे, दोनों ही कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वो आ रहा था, उसके अंदर उसके पुराने वाले ओरा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर वांगलिन ने उसका रूप धारण कर लिया होता है, जिसके चलते यहाँ पर अब वो वांगलिन जैसा ही बिहेव कर रहा था। दोनों ही डिसाइबल्स मास्टर को ग्रीट करते हैं। तभी वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगी थी। तभी यहाँ पर वांगलिन उसको देखता है और उसे रियलाइज़ हो जाता है और कह रहा था कि फीमेल मॉन्क जो है वो ऑफन पर्सनली आकर सर्व करती है इस मास्टर को। यहाँ के डिसाइबल वाकई में कुछ ज़्यादा ही अजीब हैं, जो कि अपने काम के लिए इस तरीके की कैजुअल सर्विंग्स को करते हैं। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वो मास्टर वहीं पे आके खड़ा हो गया था, क्योंकि वांगलिन को काफ़ी अच्छा मौका मिला था। तो अब वो ये कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास में स्नो आइस एम्ब्रॉयज़ आए थे, एक काम करो, लाओ मुझे दिखाओगे किस तरीके से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं देखना चाहता हूँ। जिसके साथ ही अब डिसाइबल के पास में मना करने का तो कोई वो था ही नहीं, तो वो तुरंत ही यहाँ पर वांगलिन को सब कुछ दिखाने लग जाता है। सबसे पहले वो उसी आइस स्टेचूज़ को निकालता है जिसे यहाँ पर मॉर्टल ने बनाया है और अब यहाँ पर वो अपनी टेक्निक को परफॉर्म करता है, जहाँ पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले डार्क ओरा को उस आइस स्टेचू के ऊपर हिट करता है। अब वो उस डार्क ओरा के अराउंड ही पूरे तरीके से स्टिक हो गया था। लड़की भी देख रही होती है। तभी धीरे धीरे करके यहाँ पर कोई तो एनर्जी थी जो कि चैनलाइज हो रही थी इस आइस स्टेचू के अंदर, उसकी चेस्ट से होते हुए वो उसकी पूरी बॉडी के अंदर ही एक्टिवेट होने लग जाती है। जिसके साथ ही काफ़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। वांगलिन सब कुछ देख रहा होता है। डिसाइबल की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था। तभी वांगलिन कहता है कि असल में यहाँ पर ये जो नेचुरल मेमोरी है इस बंदे की, इससे मुझे पता चलता है कि जो 9 ब्लड मेरिडियंस हैं वो यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है वो इस आइस स्क्रप्चर को इसका पपेट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह इसको करने के लिए इसे ब्लड डोमेन टेक्निक की ज़रूरत होगी। जिसके साथ ही वांगलिन उसे देख रहा था। डिसाइबल अभी वहीं खड़ी हुई थी और अब यहाँ पर वो कह रही होती है कि मास्टर। तभी वो वांगलिन को रिझाने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि वैसे मैंने आपसे कुछ दिनों पहले कुछ सवाल पूछा था, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, मैं इंतज़ार कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी कल्टीवेशन भी चेंज होगी। प्लीज़ मुझे ज़रूर से ही गाइडेंस दें, आज रात आप मुझे इसके बारे में बताइएगा। वांगलिन तो वांगलिन है, एज यूजुअल ही खड़ा हुआ था, उसे क्या पता होता है कि लड़की किस बारे में बात कर रही है। जिसके साथ ही वांगलिन ये भी कह देता है कि हाँ बताओ।
तभी वो लड़की दूसरे डिसाइबल को देखती है और शर्माते हुए पूछने लगी थी, क्या अभी ही बताऊं? तभी वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। तभी वो लड़की वहाँ उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है और अब यहाँ पर आके किस करने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर वांग लिन को उसकी इस हरकत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिर ये लड़की किस तरीके की गिरीवी हरकत कर रही है। वांग लिन अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए लड़की को काफ़ी दूर फेंकता है और लड़की भी समझ गई थी कि उसने कुछ ना कुछ गलती कर दी है, तो तुरंत ही माफ़ी मांगती है और कह रही थी कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। डिसाइबल को लगा कि, लेकिन तभी यहाँ पर वांग लिन उस मेल डिसाइबल से कहता है कि कंटिन्यू करो, तो वो तुरंत ही यहाँ पर एक बार फिर से ब्लड क्लोट नाम की पावर को रिलीज़ करता है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो उस सारी मरेडियंस का इस्तेमाल करते हुए उस एनर्जी को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा था, लेकिन उससे डिसाइबल को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचती है। वो थोड़ा पीछे को गिर गया था, लेकिन तभी यहाँ पर वापस से वांग लिन के पास आता है और माफ़ी मांगते हुए कह रहा था कि मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैं इसे ढंग से नहीं कर पाया। लेकिन जिसके बाद यहाँ पर वांग लिन इस पूरी की पूरी मेथड को ही देख चुका था और कह रहा होता है कि ये जो बाई किंग जुए नाम की टेक्निक होती है, एम्फसाइज करती है रिफायरमेंट ऑफ हार्ट के ऊपर, जिसके साथ ही वांग लिन ये कह रहा था कि असल में जो आइस बोन और ब्लड टू हार्ट वाली पावर है, ये अचीव करेगी सोल और आइस स्नो की पावर को हासिल करने के लिए, और यहाँ पर एक प्योर स्टेट ऑफ माइंड जो होती है उसको हासिल करना ज़रूरी है। जिसके बाद यहाँ पर ये जो पावर है वो इंडीड मिस्टीरियस है, और साथ ही कह रहा होता है कि अगर इसमें कोई भी गलती हुई तो फिर नुकसान तो होगा ही, इंडीड यही हुआ है। जिसके साथ ही यहाँ पर वांग लिन अभी फ़िलहाल वहीं पे खड़ा हुआ ये सारी बातें सोच रहा था, लेकिन तभी लड़की को रियलाइज़ होता है कि कोई तो आ रहा है और कह रही थी कि सीनियर ब्रदर यहाँ पर आ गए हैं। तभी एक और मेल डिसाइबल वहाँ पर आता है और कह रहा था कि फॉर्चुनेटली आपने जो मिशन मुझे दिया था मैं उसे कंप्लीट करके आ गया हूँ, एंड यहाँ पर जैसा कि आपने बताया था कि 4 फ्रैक्शन अलाइंस से कुछ तो लोग हैं जो कि उस जगह पर छिपे हुए हैं, तो मैंने उनको ढूंढ लिया है। तो क्या आइस टेम्पल को इसके बारे में मैं बता दूँ, जैसे कि हम हर बार करते हैं। लेकिन तभी वांग लिन उस डिसाइबल से कहता है कि नहीं, मुझे वो रास्ता दिखाओ, आखिर तुमने कहाँ पर उन लोगों को ढूंढा है। जिसके बाद डिसाइबल खुद भी हैरान था, लेकिन अब मास्टर ने कह दिया था तो उसकी बात भी पूरी करनी थी, तो वो वांग लिन को अपने साथ ही ले जाता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि रास्ते में वांग लिन जैसे इस जगह पर आता है तो अब उसको रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अनयूजुअल है। वांग लिन अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए देखने लगा था और कह रहा होता है कि यहाँ पर वांग लिन को यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही थी, और वांग लिन यहाँ पर देखता है कि एक फॉर्मेशन भी लगी हुई है, तो कह रहा होता है कि मुझे अब देखना ही होगा कि आखिर असल में मसला क्या है। जिसके साथ वांग लिन तुरंत ही उस फॉर्मेशन के अंदर कूद पड़ता है। हालांकि तभी उस डिसाइबल को देखते हैं जो कि खुद भी हैरान था कि आखिर उसके मास्टर आज ये इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं, और कहता है कि मास्टर अपने आप को कभी भी रिस्क में नहीं डालेंगे। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन एक केव के अंदर आ गया था, और साथ ही यहाँ पर उसके सामने एक फॉर्मेशन भी लगी हुई थी। वांग लिन अपने कॉन्शियसनेस सर्कल का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उसको हिट करता है, और यहाँ पर कुछ सोर्ड्स भी थी जो कि वांग लिन के ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन वांग लिन अपनी कॉन्शियसनेस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से उन सोर्ड के डायरेक्शन को ही पलट देता है, और वो सोर्ड जाकर हिट होने वाली थी एक यंग से लड़के को जो कि वहाँ पर मौजूद होता है और थोड़ा घबराया हुआ भी नजर आ रहा था। जिसके साथ ही वांग लिन अब उसके सामने खड़ा हुआ होता है और काफ़ी गुस्से से उसे देख रहा होता है, लेकिन तभी वांग लिन की नज़र उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके पीछे बैठे हुए उसके मास्टर के ऊपर पड़ती है। इस बंदे का मास्टर कोई नॉर्मल मास्टर नहीं है, बल्कि इसने भी 4 सेक्ट अलायंस के अंदर पार्ट लिया था जब 4 सेक्ट अलायंस की फ़ाइट हुई थी इन स्नो एंड मून कंट्री के लोगों के साथ में। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, और साथ ही कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम्हें मेरे मास्टर की जान लेनी है तो उनके बदले तुम मेरी जान ले, लेकिन मेरे मास्टर को जाने दो। वांग लिन उसकी शक्ल देख रहा होता है कि ये क्या कह रहा है, और साथ ही वांग लिन कहता है तो क्या तुम ब्लैक सोल सेक्ट से हो। तभी यहाँ पर वो डिसाइबल झुककर वांग लिन को ग्रीट करता है और कह रहा था कि हाँ, असल में मैं वहीं से हूँ, अगर तुम यहाँ से हमारे मास्टर को जाने दोगे तो जाओ आओ, वाकई में तुम्हें काफ़ी ग्रेट कंट्रीब्यूशन के बदले तुम्हें अच्छा खासा इनाम देंगे, प्लीज़ मेरे मास्टर को यहाँ से जाने दो। लड़का काफ़ी घबराया हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन वांग लिन उससे पूछता है और कह रहा था कि बताओ मुझे
आखिर तुम क्यों अपनी जान देने को तैयार हो अपने मास्टर के बदले। तभी यंग मैन कहता है कि असल में मेरे मास्टर ने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है और इन्हीं की वजह से तो मैं ज़िंदा हूँ। इन्होंने मेरी जान बचाने के चक्कर में अपने आप को रिस्क में डाल दिया। वो थोड़ा उदास भी हो रहा होता है। तभी उसका मास्टर कहता है कि वानर मेरी बात सुनो, ये लड़का स्नो मून कंट्री से नहीं है, तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ ही वांगलिन तो उससे कुछ कहता ही नहीं है। तभी वो डिसाइबल अपने मास्टर के पास चला जाता है। वांगलिन यहाँ पर उसको ग्रीट करता है और कह रहा था कि मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, ब्लैक सोल सेक्ट के मास्टर से मिलके यंगर जनरेशन आपको ग्रीट करता है। बट मुझे आपसे ये जानना है कि इस मोमेंट ऑफ डेथ के अंदर आप इस जगह पर क्यों मौजूद हैं। उसके डिसाइबल को भी काफ़ी फ़िक्र हो रही थी अपने मास्टर की, लेकिन तभी कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया हूँ। मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिल पाया, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, फ़िलहाल तो मेरे पास में कोई छिपने के लिए प्लेस ही नहीं था। तभी वांगलिन उसकी तरफ को काफ़ी सिंपैथी शो करता है और कह रहा होता है कि असल में स्नो मून कंट्री के मॉन्क्स ने आपको डिस्कवर कर लिया है, आपको जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं आपको किसी दूसरी जगह के बारे में बता दूंगा, आप वहाँ चले जाएं, कम से कम आपको हेल्प तो मिलेगी ही। जिसके साथ ही वांगलिन उसको एक बोतल भी देता है जिसके अंदर एलिक्सर था और कह रहा होता है कि ये बेस्ट एलिक्सर है जो कि सीनियर आपकी इंजरी को हील करने के लिए आपकी मदद कर सकता है, साथ ही आपको रिलीफ भी मिलेगा आपकी इंजरी से। आप यहाँ से चले जाओ। वांगलिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काइंड पर्सन है। ये देखने के बाद तो इस ओल्ड मैन को काफ़ी खुशी होती है और कह रहा था कि असल में मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ से भेजना चाह रहे हो। मैं चाहता तो मैं यहाँ का कब का चला जाता, मुझे कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन असल में बात यह है कि ये जो जगह है वो मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब है। और साथ ही अपने डिसाइबल से कह रहा होता है लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि तुम्हारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मुश्किल घड़ी में भी वो अपने डिसाइबल के बारे में सोच रहा था और कह रहा होता है कि रही बात मेरी, तो मैं अपने घर को छोड़ के नहीं जा सकता। ये मेरा घर है, मैं यहीं बॉर्न हुआ हूँ और अगर मुझे यहाँ पर मरना भी पड़ा तो मैं डेथ को भी स्वीकार करूँगा। वांगलिन सीनियर की बात समझ जाता है, तुरंत ही उसे ग्रीट करके वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी सीनियर को दिखते हैं जो कि उसे एक फ़ैन देता है और कह रहा था कि ये ट्रीज़र तुम्हारे लिए है, तुमने यहाँ पर मेरी मदद की है तो ये मैं तुम्हें देता हूँ। वांगलिन को याद आता है कि ये तो वही फ़ैन है जो कि रेड बटरफ्लाई की कॉपी के पास में था और उसने अपनी डेथ से पहले इस फ़ैन के साथ में फ़ाइट की थी। जिसके साथ ही वांगलिन तो अब उस फ़ैन को स्वीकार कर लेता है क्योंकि वांगलिन के हिसाब से वो एक ट्रीज़र था। वांगलिन तुरंत ही उसे रख के वहाँ से निकल रहा था। तभी यहाँ पर इस मास्टर को देखते हैं जो कि कह रहा था कि वानर ये एलिक्सर तुम अपने पास रख लो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। डिसाइबल काफ़ी रो रहा होता है लेकिन अब वो क्या ही कर सकता था। उससे मास्टर कहता है कि देखो अब तुम्हें खुद के ऊपर रिलाई करना होगा क्योंकि अब मैं तुम्हें और ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे आ गया था जो कि उस लड़के को वहाँ से निकाल कर ले जाता है, जिसके साथ ही लड़का एकदम ही सेफ था। अब यहाँ पर उस मास्टर को काफ़ी गुस्सा आता है, वो तुरंत ही वहाँ पर हंसने लगा था, इवन अपनी चेस्ट के ऊपर खुद से ही अटैक करता है और उसके बाद खुद को घायल करके वो आ चुका था स्नो मून कंट्री के कल्टीवेटर्स से बदला लेने के लिए। वो काफ़ी तबाही मचाता है। वांगलिन भी वहीं पे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था और उस बंदे का डिसाइबल भी देख रहा होता है कि उसके मास्टर को बहुत गुस्सा आ रहा है। साथ ही यहाँ पर वो अपीयर हो जाता है और कह रहा था कि स्नो मून कंट्री के कल्टीवेटर्स, आज तुम्हारी लाइफ एंड डेथ मैं डिसाइड करूँगा। तुम्हारी वजह से मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और मेरी कंट्री के साथ भी। सारे के सारे जो मॉन्क्स थे जो कि टावर के अंदर रहा करते थे वो सभी आ जाते हैं ये सब कुछ देखने के बाद। और वांगलिन भी वहीं दूर से खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था कि यहाँ पर इस ओल्ड मैन की हालत काफ़ी ख़राब थी। हालांकि उसने खुद को ट्रांसफॉर्म तो कर लिया था लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा पावरफुल तो है नहीं जो कि अकेला इतने सारे कल्टीवेटर्स से अकेला फाइट कर सकता है। वांगलिन और बाकी सारे लोग वहीं पर मौजूद थे और साथ ही यहाँ पर वो बंदा अपने ऊपर अटैक करके अपने लाइफ कोर को निकाल लेता है और उसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ के कल्टीवेटर्स के ऊपर वो काफ़ी बुरे तरीके से अटैक कर रहा था। काफ़ियों को तो वो ऐसे ही मार भी देता है और फिर उसके बाद आसपास के पहाड़ वगैरह भी टूट रहे थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसकी हालत भी ख़राब हो चुकी थी क्योंकि ऑलमोस्ट उसके अंदर बिल्कुल भी लाइफ फोर्स नहीं बची होती, जिसके साथ ही वो वहीं पर ढेर हो जाता है और
और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उस बेचारे कल्टीवेटर की डेथ तो वहीं हो गई थी। वांग लिन भी उसको देख रहा होता है कि किस तरीके से उसने अपनी मौत को गले लगा लिया है, और कहता है कि गुई होंग तो बेचारा हेल्पलेस था, उसके साथ ये होना ही था, लेकिन ये बाकी सारे लोग जो हैं इन्हें किसी भी चीज़ का दर्द नहीं है और ना ही किसी भी चीज़ का डर है। तभी उसका डिसाइबल चिल्लाने लग जाता है अपने मास्टर की हत्या अपनी आंखों के सामने देख के, बट वांग लिन भी इसमें क्या ही कर सकता था। हालांकि इसके बाद डायरेक्ट हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पिछले 3 सालों से वांग लिन यहीं पर ही है और यहाँ पर इस जगह पर रहकर स्टडी कर रहा है इन आइस स्टेचूज़ को कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। वांग लिन ने काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया है और उसको ये चीज़ पता चल गई है कि ये जो स्टेचूज़ हैं वो स्नो क्रिस्टल द्वारा ऐसे ही खड़े रहते हैं। इनको एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी सारे ब्लड मरेडियंस की ज़रूरत होती है, और साथ ही यहाँ पर अगर एक कल्टीवेटर को इस प्रोसेस को करना है तो इस प्रोसेस में टाइम भी लगेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी भरी बात यह है कि मेथड के अंदर ये जो ब्लड वेन्स होती हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट कर जाती हैं, और अगर ये एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी तो फिर यहीं पर ही कोलाइड हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो आइस स्टेचूज़ है वो तो कोलैप्स करेगा ही, साथ ही पूरी की पूरी मेहनत भी बेकार जाएगी। तो वांग लिन को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रही होती है, क्योंकि एक तो एक आइस स्टेचूज़ को बनाना और फिर उसके अंदर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको बैलेंस करना अपने आप में एक टास्क था। लेकिन साथ ही वांग लिन ये तो समझ जाता है कि यहाँ पर ये जो टेक्निक है वो इनके सेक्ट की एक मिस्टीरियस टेक्निक है, जो कि शायद से ये लोग ही काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। वांग लिन यहाँ पर एक दूसरी टेक्निक के बारे में सोचने लगा था, उसे 6 डीमन किंग की याद आती है, जो कि कुछ इसी तरीके की सिमिलर टेक्निक का इस्तेमाल अपनी फॉर्मेशन वगैरह में किया करता था। वांग लिन अपने हाथ को काट लेता और उसका जो ब्लड था वो वहाँ जाके उस स्टेचू के अंदर चला गया था, जिससे कि यहाँ पर ब्लड मरेडियन जो थी वो चेंज हो जाती है, और साथ ही यहाँ पर और वो जो स्टेचू था वो भी एक्टिवेट हो गया था, जिससे कि यहाँ पर वांग लिन को इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा हो जाता है कि इसको करने का एक दूसरा मेथड भी हो सकता है। अब वांग लिन इस आइस स्टेचू को कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि वांग लिन ने एक नया मेथड निकाल लिया था इसको कंट्रोल करने का। मेनली यहाँ पर काम ही स्टेचू को कंट्रोल करना आते होना चाहिए, जिसके साथ ही वांग लिन अब अपने लुक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और अब वांग लिन उस जगह पर जाता है जहाँ पर इस टावर का असली कल्टीवेटर वहाँ पर मौजूद था, और वो बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा था। वांग लिन ने पिछले कुछ सालों में इसकी पोजीशन का फ़ायदा उठा के काफ़ी कुछ सीखा है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि इसको इसकी जगह पे छोड़ दिया जाए। तो वांग लिन तुरंत ही उस जगह पर जाकर उसको रिलीज़ करता है। वो अभी फ़िलहाल अनकॉन्शियस था, तो उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता। वांग लिन भी ये कहता है कि ये जो 4 सेक्ट अलायंस का बैटल था, इस बैटल के अंदर मैंने ढेर सारी डेथ देखी हैं, इससे ज़्यादा मुझे लाइफ एंड डेथ के बारे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी मिली है। वांग लिन यहाँ पर यिन एंड यान के बारे में भी सोचता है, और साथ ही यहाँ पर वांग लिन उस जगह से निकल के अब बाहर आ चुका था, क्योंकि यहाँ पर उसका वक्त पूरा हो गया था। तभी शैन उससे कहता है कि बॉस अब कहाँ जाने का इरादा है। तभी वांग लिन एक लीफ को देखता है और कह रहा था कि मुझे अपने घर जाना चाहिए, लेकिन मेरा घर है कहाँ। जिसके बाद वांग लिन को याद आता है कि इस जगह पर उसने जितना भी वक्त अलग अलग लोगों के साथ बिताया, जैसे कि दान यू की फैमिली या फिर ओल्ड मैन क्यूजी हो गए या फिर कोई और, लेकिन तब वांग लिन को फील होता है कि असल में उसकी कंट्री जो उसका घर है वो कंट्री ऑफ जाओ है। तो फिर वो वहीं जाएगा और वो डिसाइड करता है कि वो वहीं जाकर अब अपनी आगे की कल्टीवेशन को करेगा। तो तुरंत ही वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है कंट्री ऑफ जाओ के लिए। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है, एंड आई होप कि आपको पसंद आया।